वहाँ पे 62% लोग मोटापे का शिकार है, जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 32-35 तक है। और मतलब ये स्थिति में आ गया कि वो देश अब लगभग खत्म होने की कगार पे, बहुत छोटा आइलैंड। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा, इस पर बड़ी रिसर्च हुई कि वो एक बहुत प्यारा आइलैंड हुआ करता था, लोग वहां घूमने जाते थे, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन वो इस कंडीशन में अब क्यों पहुंच गया कि वहां के लोग मोटापे की बीमारी से वो देश खत्म होने के कगार पे है। जब ये भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन जब दौर आया, तो जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने सोचा कि हमको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें, हम ज्यादा से ज्यादा देशों में अपना विस्तार कर लें। तो कुछ यूरोपियन कंपनी, कुछ अमेरिकन कंपनी ने देखा कि ये आइलैंड में फॉस्फेट का काफी अच्छा भंडार है, खुदाई शुरू की। वहां के लोग इस चीज से अनजान थे कि किस चीज की खुदाई हो रही है। उसके एवज में वहां की सरकार को हैंडसम अमाउंट दिया गया। तो सरकार खुश कि हमारा छोटा सा आइलैंड है, हमारी जरूरतें जरा सी है, पैसा खूब मिल रहा है। लगातार खुदाई होती गई, लगातार खुदाई होती गई, और एक स्थिति अब यह समय ऐसी है कि वहां रहने का जो पोर्ट है वो सिर्फ जो समुद्र का किनारा है चारों तरफ, सिर्फ वहीं तक बचा, बीच में सब पूरा जमीन खोखली हो चुकी है वहां पे। जब शुरुआत में खुदाई हो रही थी तो अमेरिकन कंपनीज ने उनको इतना पैसा दिया कि वहां की पर कैपिटा इनकम या एक एक आदमी का जो जीवन स्तर है वो काफी ऊंचा पहुंच गया। वहां पे ऑडी, फरारी, वहां के लोगों ने वो खरीद ली। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस जो पूरा उस आइलैंड का क्षेत्रफल है वो 20 किलोमीटर है, मात्र 20 किलोमीटर में फरारीज। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस हद तक वहां पर उनके पास पैसा हो गया था। कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन है जब हावी होगा तो आपको एक समय तक बहुत अच्छी चीजें देगा, लेकिन उसके बाद छीन बहुत कुछ देगा। अब जब लोगों के पास इतना पैसा आया तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। तो काम करना बंद कर दिया, उनके पास खाने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि अंदर की जो जमीन थी, जो फर्टाइल लैंड थी, वहां पे फास्ट फूड निकल रहा था। तो उन्हीं कंपनियों ने क्या किया, उस देश को पैक्ड फूड बेचे। वो बहुत ही निम्न स्तर के फूड होते थे, ऊंचे दामों में बेचे, लोगों को लेना वो मजबूरी हो गई। वो पैक्ड फूड हाई शुगर उसमें होता था, जो सबसे बेकार जो कुछ बोल सकते हैं वो होता था। धीरे धीरे लोगों की मजबूरी बन गई वो पैक्ड फूड खाना। और आज वो देश ओबेसिटी के कारण खत्म होने के कगार पर। ये ग्लोबलाइजेशन के नकारात्मक पहलू का सबसे अच्छा उदाहरण यदि मिलता है तो उस देश में मिलता है। किस प्रकार से, नहीं तो वो देश बहुत आराम से खेती करता था, अपने जो उनकी समृद्धि थी उसको एंजॉय करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये चीजें बाकी देशों में भी आ रही हैं, और अब ये चीज मीडिया में भी आ चुकी है। ये हो सकता है भविष्य में ये चीज आ जाए। अब 26% FDI है हमारे साथ, बढ़ेगा जब इसके असली परिणाम आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। हम 3 स्तर की बात करते हैं, क्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चौथा हम खुद बोलना चाहते हैं खबरपालिका। 5वां जो स्तंभ है आम आदमी, उस आम आदमी को ही साधने का ये चारों खेल चल रहा है। पूरा चारों जो स्तंभ है उनका वही सबसे मैन्युफैक्चर है, और हमारी स्वतंत्रता कितनी होगी वो भी उसी पे ही डिपेंड करता है। चंद्रशेखर पांडे जी ने बहुत अच्छी बात को छुआ, काश वो थोड़ा देर और बोलते तो वो बिल्कुल वहां तक पहुंच जाते। मैं यदि या हम यहाँ खड़े होके कोई बहुत साहित्यिक सी बात करके चले जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस जो इतना अच्छा विचार और विमर्श चल रहा है वो कहीं किसी नतीजे पे पहुंच पाएगा। उस आम आदमी का कितना बड़ा रोल है हमारी स्वतंत्रता में, ये शायद जो हम लोग हैं या जो संपादक लेवल के लोग हैं या जो समझते होंगे पूरी फाइनेंस को, वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। हम आपको बताते हैं, जब हमारे डिपार्टमेंट, सारे अखबारों में एक डिपार्टमेंट होता है, SMD बोलते हैं, PSM बोलते हैं, जिनका काम सर्कुलेशन का होता है। उनका काम है कि भाई जाइए अखबार लगा के आइए, इतना बढ़िया अखबार छप रहा है, आपको जाना अखबार लगा के आना है।
अखबार लगाने जाते हैं, एक दिन में उनके साथ बैठा टीम के साथ जो हमारे सर्वेयर थे, भाई अखबार कैसे लगाते हो आप? तो उन्होंने मेरे को समझाया कि सर ये अखबार है, 100 रुपये लगेंगे, ये बाल्टी है। तो बोले मना कर देता, वैसे बाल्टी का वो तो अखबार लग जाता है बोले जब हमारा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमने उसको बाल्टी बेच दी 100 रुपए में, उस इंसान को अखबार से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो अखबार तो 5 रुपए का है। 5 रुपए कीमत में हम 80 रुपए का अखबार दे रहे हैं। जो हमारी कॉस्टिंग आती है एक अखबार को छापने की, वो 70-80 रुपए आती है। 5 रुपए में दे रहे हैं, एक बाल्टी में दे रहा है उसको, तो तुम एक बाल्टी में रखो और एक अखबार भी रखो, वो उसका रद्दी में बेच देता, उससे ज्यादा पैसे कमा लेता है जो उसकी मंथली हमारा बिल आता है। जो भी चंद्रशेखर पांडे जी बोल रहे थे, यही बात है कि समाज को देखना पड़ेगा कि उनको किस प्रकार की खबरें चाहिए, किस प्रकार का मीडिया चाहिए है। There is no such thing called free lunch. फ्री लंच कुछ नहीं होता सर। आप यदि फ्री लंच कर रहे हैं तो कोई और उसका पे कर रहा होगा। आपको यदि वो अखबार 5 रुपए में मिल रहा है तो कोई और उसका पे कर रहा होगा 70 रुपए। अब जो 70 रुपए पे कर रहा होगा वो 5 में तो न्याय नहीं होने देगा, बहुत स्पष्ट बात है। तो वो पहले जो चीज जो हमको ये जो इस यदि हम कॉन्सेप्ट पे, इस यदि पहलू पर बात करेंगे तो ही हम एक्चुअल में बात सही मायनों में प्रेस की बात कर पाएंगे। जब अखबार इंडस्ट्री बन गया है, मीडिया को हम इंडस्ट्री बोलने लगे हैं। अब इंडस्ट्री में तो प्रोडक्ट होता है सर, प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट को तो किस तरह से हमें अच्छा बेचना है हमको बेचेंगे। अंबानी अपना जियो बेचेंगे, वहां की अपना वोडाफोन वाले अपने भाई अपनी अपनी सिम बेचेंगे, हर स्तर से। उसमें आप एथिक्स की बात करने लगेंगे, फिर वही नुरवा को धारा, वहां हम एथिक्स की बात नहीं कर सकते ना। उनको अपना कमाना था पैसा, कैसे भी करके उनको अपना विस्तार करना था, फॉस्फोट ज्यादा से ज्यादा निकालना था, उनने उस देश के 12 बजा दी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा समाज हमसे या हमको कितना सपोर्ट करता है। कितनी अच्छी बात है कि किस जर्नलिस्ट को लेके हमारे यहाँ पे कोई आंदोलन हुआ हो, एक भी आंदोलन नहीं हुआ। एक इंडेक्स देख रहा था अभी कि इंडिया की जो एवरेज सैलरी है 41,000 रुपए, बता रहा हूं 41,000 रुपए औसत सैलरी इस देश की है। आपके संस्थान में बड़े बड़े संपादक यहाँ बैठे हैं, कितने पत्रकार हैं जिनकी औसत सैलरी इतनी होगी? आप लोग बिल्कुल देख लीजिए। वो भीड़, आप सर आप बोल रहे थे वो भीड़ क्यों नहीं होगी? वो भीड़ होगी, अभी भीड़ वो बढ़ेगी, अभी हॉल छोटे पड़ने शुरू हो जाएंगे। हम जब तक बेसिक्स पर नहीं जाएंगे, हम ये हवाई बातें करके पत्रकारिता के सिद्धांत तो तमाम सारी चीजें, कुछ संभव नहीं है। कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया संस्थानों ने, कुछ नए लोगों ने ये चुनौतियां ली, ये चैलेंज लिया कि हम सरकार से, हम कॉर्पोरेट घरानों से कुछ नहीं लेंगे और हम खुद का एक फुल्ली पेड, जो कि 100% सब्सक्रिप्शन उस पाठक का रहेगा। आप देखिए एक भी संस्थान सरवाइव नहीं कर पाया, एक भी संस्थान सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने फीस अपनी जो रखी थी प्रोडक्ट की या जो सब्सक्रिप्शन की फीस वो इतनी थी जो उनके उस आदमी के बूते में नहीं थी। वो चाह के नहीं चल पाए, वो चाह के आपको निष्पक्ष खबरें नहीं दे पाए। किसकी गलती है इसमें सर? जर्नलिस्ट की गलती है क्या? उसने कोशिश की थी, उसने एक संस्थान खड़ा किया था जो सरकारों के इशारे पे, सरकारों के विज्ञापन पे, नेताओं के विज्ञापन पे या कॉर्पोरेट घरानों के इशारों पे चल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है ये। तो ये हमको थोड़ा सा इस बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बजाय कि हम ऐसी बातें करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से या हम जिस जगह पे मेरे को बोलने का मौका मिला है इस चीज बोली। ये प्रैक्टिकल बात है, इसको सोचिए आप लोग, समाज को सोचने की जरूरत है इसमें। अभी आगे हमारे सामने और बड़े चैलेंजेस हैं, जो मीडिया संस्थान हैं या हम पत्रकार हैं, उनके सामने और बड़े चैलेंजेस हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सबसे बड़ा खतरा।
आज ही मैं पढ़ रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक माने जाते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, उनने गूगल छोड़ दिया ये कहते हुए कि ये बर्बाद कर देगा पूरी पीढ़ी को, संस्कृति को। बहुत बड़ी गलती हुई हम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के। मशीनों को आपने पावर दे दिया कि वो आपको हैंडल कर ले। मैंस पावर खत्म। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा आज तक ने एक एंकर प्रोजेक्ट की, आज तक ने पूरा एंकर ना उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंकर था वो, उसने पूरी अपना न्यूज लास्ट वीक ही था, आपने देखा होगा। तो ये सारे देशों में हो रहा है, स्थिति तभी और खराब होने वाली है। ये सब चीजें जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम पत्रकारों के हित की बात नहीं करेंगे, हम एक स्वतंत्र मीडिया नहीं दे पाएंगे। इस पर ही बात होगी, तभी हम स्वतंत्र, असली स्वतंत्रता तो तब आएगी। हम मीडिया वाले बात करते हैं कि लोग हम पे विश्वास करते हैं। एक ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म है स्टैटिक्सा, जो लगातार अच्छी सर्वे करता रहता है। आप यकीन करें कि उसमें जर्नलिस्ट का जो क्रेडिबिलिटी रेशियो है, क्रेडिबिलिटी परसेंटेज, या कितने परसेंट लोग जर्नलिस्ट पर विश्वास करते हैं, आप हमको लग रहा होगा कि हम शायद टॉप से पहले या दूसरे होंगे। सर हम नीचे से 6वें नंबर पे हैं, नीचे से 6वें नंबर पे हैं। सिर्फ 25% लोग जर्नलिस्ट की बात पे विश्वास करते हैं। हमारे बाद आते हैं नेताजी, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस, मतलब मिनिस्टर्स जो सरकार में है वो, उनकी बात पे विश्वास होती है। और सबसे नीचे जो आते हैं पॉलिटिशियंस आते हैं, सबसे ऊपर डॉक्टर्स आते हैं, 60-70% लोग उन पर विश्वास करते हैं। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। इस क्रेडिबिलिटी को, ये क्रेडिबिलिटी क्यों है, इसकी हम तमाम सारी बातें चंद्रवेश पांडे जी ने की, बाकी सब ने की, और मैंने भी थोड़ा 1-2 उदाहरण देके बताया। ये क्रेडिबिलिटी तो ऐसी ही बने रहने वाली है यदि इंडिया की हम बात करें तो, क्योंकि इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है या जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो मुझे नहीं लग रहा कि आगे वाले भविष्य में इसमें बहुत ज्यादा कोई सुधार की गुंजाइश मुझे दिख रही है। हम जिस 5वें स्तंभ की आम आदमी की बात करती है, वो तो हमारे दूसरी चीजों में इतना उलझा हुआ है कि वो फ्री प्रेस हमको प्रदान नहीं करा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं उसके हाथ में। उसके दूसरे इतने चैलेंजेस हैं, उसकी प्रायोरिटी इतनी है कि उसको न्यूज़पेपर या अखबार उसकी प्रायोरिटी में नहीं है अभी। तो ये सब बेमानी बातें हैं प्रेस स्वतंत्रता की बात करना। हाँ, जितनी आप हमारे लेवल पे, मैं अपने नई दुनिया के लेवल पे बात करूं, आप अपने अपने संस्थान के लेवल पे बात करें, जो स्वतंत्रता हमें जितनी मिल रही कम से कम उसका उपयोग जरूर करें। हम ये जरूर उम्मीद हमारी समाज कर सकती है, कम से कम उनको 5 रुपए का ही सच दे दें, मेरा तो ये मानना है। तो सरकार ना दे पाए तो बहुत अच्छा लगा। और समय ज्यादा मैंने ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे कार्यक्रम यदि होते रहेंगे तो कम से कम एक्चुअल चीजों पर बात होती रहेगी, और विश्वास करेंगे कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारे पहले हम वॉच डॉग हुआ करते थे, अब वो हमारे वॉच डॉग हैं। एक खबर गलत छप जाती है तो सुबह से वो वायरल हो जाती है और तमाम सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। हालांकि हम जब वॉच डॉग थे तो हम हमारे एथिक्स जानते थे, हम समझते थे क्या लिखना है, कितना लिखना है। वहां पे बंदर के हाथ में छुरी है, जिसको जो लिखना है लिखिए आप। हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी संपादक है वहां पे। तो भविष्य में तो हमारे चैलेंजेस और बढ़ेंगे सर। अभी फेक न्यूज की हम बात कर रहे हैं, हमारा दिन इसी में निकल जाता है कि कौन सा वीडियो असली है, कौन सा वीडियो नकली है, क्योंकि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है। एक चीज वायरल हो जाती, ट्रेंड सेट करने शुरू कर दिया सर इनने, सोशल मीडिया ने। अब वो बताते हैं कि आपके न्यूज रूम में क्या डिस्कस होगा, आप तय नहीं करते। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमें लड़ना पड़ेगा भविष्य में। लेकिन फिर मैं वही आता हूँ कि आप सब, हमारे पाठक, हमारा समाज ही तय करेगा कि हम कितने स्वतंत्र होंगे और हमारी सीमाएं क्या रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।